हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलते हैं आज नेक्स्ट। देखिए, एक क्वेश्चन था जो कॉमन व्यू था कि सर पहले कई बार मैं बता भी चुका हूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि कई लोग कहना था कि सर पहले बहुत क्वेश्चन ईज़ी आता था, अब बहुत हार्ड आता है। एक चीज़ बस ध्यान रखे रहिए, जैसे एक तैराक होता है स्विमिंग करने वाला। मान लीजिए कि आप ना झील में कभी तैरे हैं, ना कभी तालाब में तैरे हैं, ना कभी नदी में तैरे हैं और एक ही ले जाके हिंद महासागर में आपको रख दिया जाए, तो क्या तैर पाएँगे? नहीं तैर पाएँगे। इसका मतलब क्या है कि उसका धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। वैसे ही यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर है कि जो भी कॉन्सेप्ट है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करता है और यदि एक आप अटेम्प्ट से चूकेंगे तो नेक्स्ट हायर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और उस नेक्स्ट चूकेंगे तो उसका अगला एग्ज़ाम हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए जो आप अपॉर्चुनिटी है, जो आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, उसको तन, मन, धन से दीजिए। क्योंकि जान लीजिए कि अगर इस बार नहीं हुआ, तो अगली बार इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगली बार उसका नहीं हुआ, फिर उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये सोच के नहीं जा सकते कि 3 क्वेश्चन छूटा था, तो अब तो 6 महीना हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, अब 3 क्वेश्चन तो रिकवर हो जाएगा, होना नहीं है। तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस बात को ध्यान रखे रहिए। मैं बता चुका हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम नेट हुआ जब प्रीवियस एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 1 कि 2 क्वेश्चन शायद आज आई थिंक 2 क्वेश्चन जेआरएफ रुका था। सेकेंड में सोचा कि अब तो सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ लिया, अब तो निश्चित रूप से जेआरएफ हो जाएगा क्योंकि बहुत सब्जेक्ट पढ़ लिया। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत कुछ नहीं मैं पढ़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन से रुक गया। सोच लीजिए 3-4 क्वेश्चन से रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जिस लेवल पर आप रहते हैं उसके अगला लेवल तैयार हो जाता है, राइट? फिर जाकर थर्ड अटेम्प्ट में मुझे हुआ जेआरएफ। तो इसका मेरा अनुभव है तीनों अटेम्प्ट का कि जैसे जैसे आप चूकते जाते हैं, समझिए कोई भी एग्जाम, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एक एग्जाम चूकेंगे, दूसरा हार्ड होना है। उसकी परिस्थिति, सिचुएशन सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी तैयारी करिए। तो ऐसे समझिए कि हम धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, नदी से समुद्र की तरफ जाएंगे। और भड़कता कौन है ज़्यादा? जैसे कि अरे सर ये तो हार्ड हो गया, वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट 2024 का पेपर देख लेता है। आप ये सोचिए कि अब आपको कोई पहली बार तैराक हो, कोई छोटा बच्चा हो और उसको बोल दीजिए कि ये देख रहे हो हिंद महासागर ना, पूरा समुद्र, उसमें तुमको तैरना है, और डर नहीं जाएगा? तो वैसे मत काम करिए। स्लो स्लो देखिए, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे फार्मूला क्लियर होगा, धीरे 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 चीज़ें टॉपिक कवर होंगी, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ चीज़ें ईजी हैं। और सेकेंड थिंग कि हमेशा जो पेपर आपका 100 क्वेश्चन, मान लीजिए इसमें प्रेजेंट टाइम में आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 20 पहले निकाल दीजिए। 20 को सॉल्व करना ही नहीं हमको है, ना उसको टाइम देना है, ना उसको सॉल्व करना है, ना पढ़ना है ठीक से। ओके, जहाँ लगे कि जहाँ बाहर जा रहा है पढ़ने से, उसको एकदम पढ़िए मत। वो टाइम क्यों लॉस करेगा? कुछ नहीं करेगा। 20 को एकदम मान के चलिए कि तुक्का लगाना है और बी और सी में से कोई भी एक लगा लेना है, बस। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। आपको फोकस कहाँ रहना चाहिए? केवल 80 क्वेश्चन पढ़ने पे। 80 क्वेश्चन 80% हम पढ़ेंगे, उसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे, बढ़िया से उसका रिप्लाई करेंगे, बढ़िया से उसका आंसर करेंगे, सोच समझ के करेंगे। तो आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन जब हटा लेंगे ना, तो आपके पास पर्याप्त टाइम बच जाएगा, पर्याप्त आपके पास स्ट्रेटजी रहेंगी। तो 20 क्वेश्चन को हार्ड जो कोई पेपर से निकाल देते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी को ध्यान रखिए, देखिएगा आपको 2-4-5 क्वेश्चन जरूर निश्चित एक्स्ट्रा सही हो जाएगा। मैं तो यही करता था। अब आपको बताएं, अभी इससे पहले वाली एक क्लास देखेंगे जिसमें मैं 2 इकोनॉमिक्स का वीडियो न्यूमेरिकल नहीं कर पाया था, अभी नहीं कर पाया मैं। सोचिए जब उसी मेरा जेआरएफ हुआ है, जो ये पेपर देख रहे हैं इसी मेरा जेआरएफ हुआ है, सोचिए 2017 जनवरी में। अब आप सोच के देखिए कि 2017 में जनवरी में जेआरएफ हुआ, उस क्वेश्चन को मैं अब तक सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। एक तो मैं कर लिया, लेकिन दूसरा अभी बाकी है। ओके, अब आप सोच के देखिए, क्या मेरा नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि उस क्वेश्चन में मेरा फोकस ही नहीं करना है, वो तो सबका गलत होना है। और जो क्वेश्चन ध्यान रखिए पूरे भारत में सबका गलत होगा, वो कंपटीशन लायक नहीं होता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अभी तुक्का लगाएंगे, हम भी तुक्का लगाएंगे, आपको नहीं आ रहेगा तो हम लोग को नहीं आएगा, तो डोंट वरी। तो ये कुछ चीज़ें हमेशा माइंड में रखे रहिए। आफ्टर दैट यू आर प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्जाम या यूजीसी नेट एग्जाम, वो कोई भी एग्जाम। 10-5 क्वेश्चन उसको हटा लीजिए पहले से ही, क्योंकि वो क्या करते हैं, टाइम लॉस करते हैं। जैसे आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन है,
50 में से 5 से 8 क्वेश्चन हटा दीजिए पहले से, इसको नहीं करना है। मतलब करने का मतलब रेफरेंस टू, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है अनावश्यक। आएगा ठीक, नहीं आएगा हटिए। 40-42 क्वेश्चन बढ़िया से अटेम्प्ट करिए, मतलब अटेम्प्ट मीन्स अटेम्प्ट तो 50 करना है, माइनस मार्किंग नहीं है तो। लेकिन आप कोशिश करिए कि 40-45 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के करना है। जो 10 क्वेश्चन छोड़े रहेंगे उसको तुक्का लगा के छोड़ देना है। ओके, सही होगा। और 40 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से आंसर करिए, ताकि 10 मिनट टाइम जो मिला है उसको थोड़ा सा अच्छा से इन्वेस्ट करते हैं। 40 में आराम से 30-32-35 तक सही कर ले जाएंगे। ओके, तो इस टाइप का। अब लोग क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन पर सब स्ट्रेटजी डिपेंड हो जाती है। जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, निश कॉन्सेप्ट, कि आप सब चीज़ों को खुश रखने की कोशिश मत करिए, आप एक टारगेट मार्केटिंग करिए कि किसको हमको टारगेट करना है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए कि 80% क्वेश्चन को टारगेट करना है हमको, तो आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जो हार्ड का चक्कर में पड़ा, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, सर ने तो इकोनॉमिक्स का बताया ही नहीं, सर तो ये नहीं बताए, तो गए, तब तुम्हारा नहीं होने वाला है। आज भी इस बात को ध्यान रखे रहिए। इसलिए जो इजी है वो नहीं छूटना चाहिए, जो सबका सही हो वो हमारा गलत ना हो, बस। तो चलते हैं, देखिए ये सेकेंड पार्ट कब का है, जनवरी 2017 का है, थर्ड पेपर। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एज यूजुअल 2 पार्ट्स में देखते हैं, उसी के अनुसार फर्स्ट पार्ट देखे हैं, सेकेंड पार्ट ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन कवर कर लेंगे आई थिंक। अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, पेटेंट ग्रांटेड सब्जेक्ट टू व्हिच द फॉलोइंग। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जो बौद्धिक आपका विकास है, डिजाइन है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कुछ उसके संबंध में बताया जा रहा है कि क्या प्रोविजंस है अकॉर्डिंग टू WTO अंडर द ट्रिप्स एक्ट। फर्स्ट, द प्रोडक्शन आर प्रोसेस इज न्यू वन। प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए। एक, इट कंटेन्स एन इन्वेंटिव स्टेप, इन्वेंटिव मीन्स कुछ नया होना चाहिए, खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इट्स कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, मीन्स जो भी एप्लीकेशन दिया जाएगा और ग्रांट किया जाएगा जो कॉपीराइट पेटेंट 15 साल के लिए। तो मैं एक बार बताया था कि ये 15 साल नहीं होता है, राइट। इट्स कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन 20 ईयर्स, 20 साल के लिए होता है। तो ये आपका सी वाला गलत हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये ABD आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ prosperity, price of good fell and income of people go down. This change in income of the people and price of goods affect export and imports of goods and thereby influence the balance of payment. यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर हिंदी ही देख लीजिए तो और जल्दी से हो जाएगा। ओके, कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी भी बता देख रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, समृद्धि की अवधि के दौरान वस्तुओं की कीमतें घटती हैं तथा लोगों की आय घट जाती है। लोगों की आय तथा वस्तु की कीमतों में ये परिवर्तन वस्तुओं के निर्यात तथा आयातों को प्रभावित करते हैं तथा इस प्रकार भुगतान संतुलन को प्रभावित करते हैं, राइट। ये सही है। भुगतान संतुलन में निरंतर असामान्य किसी अर्थव्यवस्था में अल्पावधि परिवर्तनों के कारण होता है। तो जो असामान्य किसी अर्थव्यवस्था में अल्पावधि परिवर्तन के कारण ये नहीं होता है, राइट। इससे क्या होगा कि फर्स्ट कथन सही है, सेकेंड गलत है, राइट। Which of the following correctly डिफरेंस बिटवीन द मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए मर्जर एक होता है, एक एक्विजिशन होता है। मर्जर में 2 कंपनियां मिल रही होती हैं, एक्विजिशन में एक दूसरे को ले रही होती हैं, परचेज कर रही होती हैं, राइट। एक्विजिशन उसी प्रोसीजर का क्या मेन डिफरेंस होता है। एन एक्विजिशन स्टॉक रिजल्ट इन टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फर्म वेयर मर्जर इज डज नॉट। यह क्या ऑब्जर्व कर लिया जाता है रिजल्ट स्टॉक का, तो नहीं। ओके, ऐसा नहीं होता है, और जबकि मर्जर में ऐसा नहीं होता है। In case of a merger, the firm can deal directly with the shareholders of the acquired firm. मीन्स यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि एक मर्जर हो रहा है तो डायरेक्ट शेयर होल्डर से डील होता है, और बट नॉट केस इन एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, और एक्विजिशन के समय में डायरेक्ट शेयर होल्डर से डील नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। शेयर होल्डर ऑफ द एक्वायर्ड आर टारगेट वोट बाय देयर रिस्पॉन्स टू ए टेंडर ऑफर इन एक्विजिशन स्टॉक बट कास्ट फॉर्मल वोट इन द मर्जर सिचुएशन। यही है कि एक्विजिशन और मर्जर में क्या डिफरेंस है, कि मर्जर में फॉर्मल वोट की व्यवस्था की गई है, जबकि एक्विजिशन में क्या होता है, एक टारगेट वोट रिस्पॉन्स टेंडर ऑफर पर वोट करना होता है, राइट। यही मेन डिफरेंस है मर्जर एंड एक्विजिशन में, राइट। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मॉडल।
व्यूरफेन मॉडल, नेक्स्ट है एबीटी मॉडल, ईएसटी मॉडल। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑडिट देयर इवेल्युएटिंग द कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस। तो ये क्या होगा, व्यूरफेन मॉडल है, राइट। इट टेक्स इनटू अकाउंट द सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट। यहाँ अकाउंट सोशल बेनिफिट और कॉस्ट का एनालिसिस कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है ईएसटी मॉडल में, राइट। नेक्स्ट है, इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज ऑन एम्प्लॉइज, द लोकल कम्युनिटी एंड पब्लिक एट लार्ज। यहाँ रिफ्लेक्ट क्या होता है, बिजनेस इंटरप्राइज का एम्प्लॉय पे, लोकल कम्युनिटी पे, पब्लिक पे। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है एबीटी मॉडल में। ओके, एबीटी मॉडल, राइट। और लास्ट में क्या बच जाएगा, वैल्यू एडेड मॉडल। इट्स शो द वैल्यू एडेड बाय द, वैल्यू एडेड से वैल्यू एडेड हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोशली डिजायरेबल आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ द सोशली अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो यहाँ जो समाज की इच्छा है और जो उसकी सोशली अनडिजायरेबल वैल्यू है, उसी का डिफरेंस देखा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बीटा कोफिशिएंट है, जानते हैं, ये क्वेश्चन को स्टडी करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जानते रहिए ये, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, देखिए एक सिक्योरिटी है, ये मार्केट सिक्योरिटी है, मार्केट की कोई सिक्योरिटी है, और ये मान लीजिए कंपनी की सिक्योरिटी है, कोई कंपनी है, उसकी सब कंपनी मान लीजिए एक्स है, उसकी सिक्योरिटीज है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न, एक्स की 6 है, इसकी 4 है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, इसका 12 है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न 0.4 है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेयर्स जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो निकाला जाता है, दोनों के साथ निकालता है, इसलिए एक ही होता है, राइट। अब यहाँ पे व्हाट इज द बीटा कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी एक्स, बीटा कोफिशिएंट क्या है, अब इसका पहले फार्मूला नोट करिए। बीटा कोफिशिएंट, बीटा कोएफिशिएंट, ओके। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहला पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नोट कर लीजिए, न समझ में तो आप लोग नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके, कोरिलेशन ये वाला, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, जो मार्केट का ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ओके। इसका मतलब ये और इसे मल्टीप्लाई करना है इसमें, सिंपल सा, राइट। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब क्या है, जो ये है मार्केट सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर होता है, राइट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 0.4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, और ये 4 मार्केट के इसका जो लास्ट में आता है, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4, ओके। अब जानते हैं एक 4 से एक, मान लीजिए ये 4 है, ये 4, ये 4, ये 4 काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर दशमलव तो बचेगा ना, डेसिमल, तो यही यहाँ जो 0.6 डेसिमल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ओके। तो वही 0.26 हो जाएगा आंसर आपका। आई होप, आर यू क्लियर। तो फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर पुट अप वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो दिया गया है, दोनों की वैल्यू निकाल के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ओके। मार्केट की सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और एक्स की कितना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक, आई होप क्लियर हो विषय को होगा। चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास। लीज विच इंक्लूड्स द थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी जहाँ है लीवरेज समझ लीजिए, ओके। लीवरेज जहाँ भी हो लीवरेज, क्योंकि थर्ड पार्टी की लीवरेज की बात की जाती है। लीवरेज मैं बताया था कब होगा, जब फाइनेंसिंग की जाएगी कहीं से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बैंक हो जाएगा, ओके, जो फाइनेंस कर रहा होगा, एक कस्टमर हो जाएगा, ओके, और एक जो यहाँ से लोन मान लीजिए लिया होगा कोई, ओके, जो दे रहा होगा लीज पे, तो मान लीजिए बिजनेसमैन, ओके। तो ये बैंक से क्या करेगा, बिजनेसमैन लोन लेगा, लोन लेके कस्टमर को दे देगा, यही 3 लोग काम करते हैं, राइट।
नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, मैं बताया ही था, कई बार बता चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में। जब थर्ड लिखे तो समझिए 3 प्रकार का होता है। ओके, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। ओके, तो ऑपरेटिंग में क्या होता है ऐसे समझिए, ऑपरेटिंग में जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड चीजें एक्टिविटी आएंगी ऑपरेटिंग में आता है। फाइनेंसिंग में क्या आता है, जो अपने शेयर डिवेंचर से रिलेटेड फाइनेंसिंग होगी कि आप हम शेयर में रिटर्न कितना मिल रहा है, शेयर से पैसा कहाँ आ रहा है, हमारा शेयर की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब चीज़ें। और इन्वेस्टमेंट मीन्स आप अपना पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो यही 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक पीएल अकाउंट के लिए, ओके, एक अपने शेयर डिवेंचर के लिए, ओके, अपना सेल्फ, ध्यान रख लीजिएगा ये सेल्फ वाला है, अपना फाइनेंसिंग, कहाँ से डेप्ट लें, कहाँ से शेयर लें, कहाँ से पैसा लाएं, ये सब। ओके, और इन्वेस्ट मीन्स कहाँ हम पैसा लगाएं, शेयर लें, डिवेंचर लें, क्या खरीदें। ओके, तो एक अपने लिए होता है, एक अदर के लिए होता है, ऐसे समझिए। तो तीनों चीज़ें देखी आ गई। ओके, तो पैसा यहीं इनफ्लो होता है, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कहीं खर्च कर रहे होंगे, या तो कहीं से पैसा लेकर के अपना कंपनी में लगा रहे होंगे तो फाइनेंसिंग हो गई, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा अपना दूसरी जगह लगा रहे होंगे, तो यही कैश का फ्लो होता है। राइट, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ OTC नहीं, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया नहीं है। राइट, इसका फुल फॉर्म क्या है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। राइट, सेंसेक्स इज इंडेक्स नंबर ऑफ 30 स्क्रिप्स, तो ये 30 कंपनियों का है। इन बुक्स बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी अनाउंस्ड बाय द कंपनी, ये कंपनी नहीं होना चाहिए, अनाउंस्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। ओके, ये बुक बिल्डिंग मेथड कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, नया कॉन्सेप्ट आया तो मैं बता दे रहा हूँ। पहले क्या होता था कि प्राइस डिटरमाइंड होता था, जो कंपनी कहती थी कि 100 रुपये इसके शेयर की प्राइस है तो 100 रुपया परचेज करिए। अब ऐसा नहीं है, आपको रेंज बताना होता है। जिससे मान लीजिए कंपनी चाहती है कि रेंज दे दें, क्या दे दें, 90 टू 95, 95 टू 100, 100 टू 110, 110 टू 115। अब जो आप परचेज करना चाहते हैं मान लीजिए कि इसमें लगाइए, जिसमें ज़्यादा लगेगा उसी में सेल हो जाएगा। ओके, वही वैल्यू की प्राइस हो जाएगी। तो उसी की बात की जा रही है बुक बिल्डिंग की। ओके, तो ये डिमांड एंड सप्लाई की तरह होता है। मान लीजिए सबसे ज़्यादा लोग परचेज किए इस रेट में, 90 से 95 रेट होगी, नहीं कंपनी 90 से 95 रेट में अच्छा है, इतना में चल सकता है। तो इन दिस कंडीशन में समझिए कि इसी के बीच में प्राइस ओपन होगा सर का, अब कंपनी कहने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो उसी कंपनी द्वारा नहीं निर्धारित होता है। नेक्स्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर्स आर ट्रेडेड एट ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में नहीं होता है, ये सेबी की जो रजिस्टर्ड होती हैं, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके, वहाँ पर होती हैं। तो इसलिए केवल सेंसेक्स इंडेक्स नंबर ऑफ 30 स्क्रिप्स 30 कंपनियों का है, तो ये ध्यान रख रहे हैं। राइट, नेक्स्ट है देखिए, ये ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, जो ये मेथड्स है, अब ये तो नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग मेथड है ये। तो हेकमियन एंड जोन्स, हर्मेनसन, आर्लिकॉट, फ्लेमहोल्ज। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये तो सबसे इजी तरीका है और इसी से देखिए सही भी हो जाएगा। रेंसिस लिकर्ट, रेंसिस लिकर्ट क्या दिए हैं, स्टॉक रिवॉर्ड, कम्पिटेंसी बिल्डिंग मेथड, एडजस्ट डिस्काउंट फ्यूचर, बिहेवियरल वेरिएबल मॉडल, ये क्या है, रेंसिस लिकर्ट का है। ओके, बिहेवियरल वेरिएबल मॉडल का रेंसिस लिकर्ट का है। ओके, जो लीडरशिप पढ़े होंगे, बीच में आया था तो मैं बताया भी था। ओके, तो जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं वो देखे होंगे इसको। नेक्स्ट है, अब देखिए इसी से सी का 4 जब करेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा पहले से ही। ओके, कि बी ऑप्शन सही हो गया 2, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, ऑप्शन मैं देखता ही नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि आप लोग ऑप्शन देखने की कोशिश मत करिए कि ऑप्शन कहीं सही होगा। ऑप्शन जाके देखिएगा एग्जाम में कि कैसे इसको ट्रिक को सही करें। राइट, यहाँ पर केवल ऑप्शन ध्यान रखिए। अब देखिए हर फ्लेम होल जो क्या है, स्टोस्टिस्ट। ओके, और हरमेंसन का क्या है, हरमेंसन का जो होता है ये कौन सा हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। ओके, एडजस्ट हरमेंसन का ऐसे समझिए, हरमेंसन डिस्काउंट के संबंध में। ओके, हाइकिंसन एंड जोन्स के कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड के द्वारा। और ये तीनों क्या है, कभी टाइम मिलेगा तो इसको मैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इसको मैं बता दूंगा। ओके, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये। ओके,
रिसोर्स अकाउंटिंग मीन्स कि यदि हम कंपनी में एम्प्लॉय हुए हैं तो हमारी अकाउंटिंग कैसे की जाए, हमारे पर कितना ट्रेनिंग में खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होती हैं, राइट। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को दे करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, ये कौन सा कंसेप्ट है। रेज मार्केट शेयर फोकस, मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है, ये कौन सा कंसेप्ट है। प्रोडक्ट सेलिंग कस्टमर कंसेप्ट है, ओके। ये कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाए, राइट, तो इसलिए ये कस्टमर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ कंज्यूमर, ओके। कौन सी सर्विस की क्वालिटी नहीं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, जो लोग आए होंगे मैं बताया भी था ये किसके द्वारा दिया गया है, ये कहाँ से आता है, ओके। तो यहाँ के कौन से परमेश्वरन, ओके, परमेश्वरन शायद है ना, परशुरामन के द्वारा दिया गया है, ओके। तो देखिए रिस्पॉन्सिवनेस, कंपटीशन, एम्पैथी, टेंजिबिलिटी, तो ये क्या है कंपटीशन, ओके। ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होती है जो सर्विस मार्केटिंग होती है, ओके। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, एम्पैथी और टेंजिबिलिटी ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टारगेट स्ट्रेटजी, कौन सा टारगेट स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए ये टारगेट स्ट्रेटजी पोर्टर लोलर मॉडल है, पोर्टर एंड लोलर मॉडल, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या आ गई है, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ, ओके। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसलिए ये यूजी ने क्वेश्चन घटा दिया है, इस पर यहाँ होना चाहिए था क्या, इस फोकस है, डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट, कॉस्ट डिफ्रेंशिएशन, ओके। कॉस्ट कम होना चाहिए, तो यहाँ 3 ध्यान रखे रहिएगा कि कॉस्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, मिस उत्पाद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर ऐसे लिखिए प्रोडक्ट, ओके, तो और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, कॉस्ट डिफ्रेंशिएशन और फोकस, ओके, कि आप किस फोकस करते हैं, निश मार्केटिंग करते हैं कि सबको मास मार्केटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें फोकस करते हैं, तीनों ये आपका टारगेट स्ट्रेटजी मॉडल है। नेक्स्ट रियल नीड, अनस्टेटेड नीड, डिलाइट नीड, सीक्रेट नीड। अब देखिए एक एक करके पढ़िए। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक कार परचेज करने वाले हैं, राइट। अब देखिए बहुत सी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके मार्केटिंग के, जैसे एक्सपेक्टेड गुड्स सर्विस फ्रॉम कार डीलर, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेक्टिंग कार मीन्स यहाँ पर पहला क्या सोचना है कि कार डीलर जो होता है वह एक्सपेक्ट करता है कार डीलर से कि हमको नॉर्मल सर्विस मिलेगा, तो ये क्या है, अनस्टेटेड नीड्स मीन्स कोई ये इतना तो उसको चाहिए, ये दिखाता नहीं उतना चाहिए, तो ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी सीन बाई हिज फ्रेंड आर वैल्यू ओरिएंटेड सेवी कंज्यूमर। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर एक्सपेक्ट करता है देखने को फ्रेंड की तरह, वैल्यू ओरिएंटेड सेवी कंज्यूमर की तरह, ओके, ये सीक्रेट नीड है, राइट, दैट इज सीक्रेट नीड्स। कस्टमर वांट्स कार ए लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट मीन्स कस्टमर चाहता है कि उसकी चल की लागत कम हो, ज़्यादा एवरेज दे, ये सब चाहती है, ये क्या है उसका रियल नीड है, राइट, वो रियल नीड है। वो वास्तव में कोई भी कार लेने जाएगा तो चाहेगा कि एवरेज अच्छा दे, जल्दी ख़राब ना हो, रख रखाव मेंटेनेंस कम लगे, सर्विस चार्ज कम लगे, ये सब चीज़ लगेगा, तो इसलिए रियल नीड है। और लास्ट में कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार, तो जब कार परचेज होती है तो इंश्योरेंस जो फ्री मिलता है उसको डिलाइट नीड कहा जाती है। तो देखिए ये दो चीज़ें तो मान लीजिए कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकता है, आई होप, बट डिलाइट के संबंध में मैं कई बार बता चुका हूँ। डिलाइटनेस क्या है, एक बस एग्जाम्पल रखिए, कोई कॉन्सेप्ट पढ़िए, मेरा एक हमेशा लाइफ टाइम याद रखिए, जीवन भर कोई थ्योरी हो, कोई प्रिंसिपल्स हो, उस थ्योरी का एक एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे डिलाइटनेस है, डिलाइटनेस मीन्स कि जैसे आप सोच के गए कि हमको 20% के डिस्काउंट मिलेगा कहीं पे, 20% डिस्काउंट मिल भी गया, मॉल में गए तो, और जब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं तो इन दिस कंडीशन में जो बिल देने वाला है, बिल काटने वाला वहाँ पर एम्प्लॉई है, उसने कहा कि आप 100 रुपया कैशबैक मिल गया, या आपको 10 बोतल मिल गए, या आपको 4 बिस्किट मिल गया, या एक परफ्यूम मिल गया, वो जो खुशी होती है ना उसी को डिलाइटनेट कहा जाता है, जो आप चाहते नहीं मिल जाता है। जैसे
कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस। अगर मान लीजिए कि कार लेने गए और आपको पता चला इंश्योरेंस का तो 15,000 रुपये लगेगा, लेकिन कार वाले बोला कि नहीं, कार हमारे आपको दे रहे हैं, आपको कार इंश्योरेंस फ्री है, इंश्योरेंस आप करा दिया हूँ मैं, तो आपको बहुत खुशी हो, उसी की बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट, द फर्म शुड स्टिक टू इट्स निचिंग, ओके, बट नॉट नेसेसरी टू इट निच। मल्टीपल निचिंग इज नॉट प्रिफरेबल सिंगल निचिंग। तो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा हिंदी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं। फर्म को अपने निशिंग से लगाना चाहिए, लेकिन अनिवार्य रूप से अपने निश से नहीं, ओके। नेक्स्ट, एकल निशिंग की अपेक्षा बहुल निशिंग अधिक योग्य नहीं है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अधिक, यहाँ पर क्या है, एकल निशिंग की अपेक्षा बहुल निशिंग अधिक योग्य नहीं है, ओके। तो ऐसा नहीं है, ओके। जितना ज़्यादा निश रखेंगे उतना ही निशिंग मीन्स कि टारगेट करना, कि हमको ओल्ड पर्सन को बनाना है, कि हमको बच्चों को बनाना है, कि हमको औरत को बनाना है, कि हमको नौजवान को बनाना है, कि हमको स्पोर्ट्स वालों को बनाना है, कि हमको जो मॉडलिंग करते हैं उनके लिए बनाना है, ये सब चीज़ें निश होती हैं, राइट। तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार क्या कहलाता है, ये आपका बिलीफ है। किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार, ओके, जो वही है विश्वास, राइट। नेक्स्ट है, विलंबन, वस्तु की स्वायत्ता, समान स्थान का उपयोग शामिल होता है। यहाँ पर उपयोग शामिल होना, अलग रहना तथा रूपक का उपयोग किस तकनीक विवरण में किया जाता है, तो यह क्या, सिनेटिक्स, ओके। सिनेटिक्स में ये दोनों चीजें, सब चीजें के समान स्थान का प्रयोग, स्वायत्ता, शामिल होना, अलग रहना, ये सब चीजें आती हैं, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, समुच्चय को दर्शाएं। एक सुप्रेरित व्यक्ति कम मनोबल का अनुभव करता है, तो पहला ही गलत हो गया। अब जैसे इसको इंग्लिश थोड़ा पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। Which of the following statement are correct? Indicate the correct combination. देखिए यहाँ पर क्या है, a well motivated individual tends to experience a low degree of moral। नहीं, जो ज़्यादा अच्छा मोटिवेटेड होता है तो वहाँ पर हाई मोरल डिग्री होगा, ओके, हाई डिग्री ऑफ मोरल, राइट, इसलिए गलत हो जा रहा है। ए ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्टेट मोरल मे और मे नॉट हैव ए हायर डिग्री ऑफ मोटिवेशन पर परफॉर्म। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जब आपको बहुत ज़्यादा मोरल रूप से, इथिक रूप से आपको मोटिवेट किया जाता है कि काम करिए, ऑनेस्ट रहिए, ईमानदारी रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, आपको मोरल हाई हो जाती है, तो हो सकता है कि आप प्रोडक्शन करें, परफॉर्म अच्छा करें, नहीं करें। क्योंकि इससे पहले 3-4 साल पहले मैं क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, कराया था, तो उसमें बताया था, तो उसमें क्या दिया था ना, मे नॉट नहीं लिखा था, ओके, बताया था कि मोरल निश्चित रूप से है कि वो परफॉर्म अच्छा ही करेगा। तो मैं वहाँ पर बोला था एक बार कि देखिए आगे क्वेश्चन आएगा, तो देखिएगा ये आ गया ना कि क्वेश्चन वहाँ पर बताया था कि सही क्या होगा, कि हाई मोरल व्यक्ति हो सकता है सही भी कर दे, गलत भी कर दे, परफॉर्म करे भी, परफॉर्म ना भी करे, राइट। तो इसलिए ये सही है, ओके। मोरल कैन ऑलवेज बी बिल्ट अप बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड्स एंड पेनाल्टीज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ये है हमेशा रिवार्ड एंड पेनाल्टीज के द्वारा कॉम्बिनेशन के बनता है मोरल, तो ऐसा नहीं है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल डिवोट मोर डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ पीपल बिहेवियरल देन द एस्पेक्ट ऑफ मोरल। तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन सामान्य रूप से मोटिवेशन एस्पेक्ट को, लोगों को, व्यवहार को मोरल रूप से बढ़ाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। पर क्या हो जाएगा, बी और डी आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। इंक्रीजिंग गेटिंग डी जॉब, जॉब आर बिकमिंग मोर एम्फॉर्फस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंगली गेटिंग डी जॉब, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा तरीके से क्या हो रहा है कि अरुचिकर होते जा रहे हैं या डिजॉब्ड होते चले जा रहे हैं, और जॉब आर बिकमिंग मोर अप्रोच आर डिफिकल्ट टू डिफाइन करना मुश्किल हो जा रहा है। ये सही बात है, जो जॉब इस समय आ रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल सब चेंज है, तो ये दोनों सही है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंसेंटिव पेमेंट इज करेक्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंसेंटिव पेमेंट के संबंध में क्या आपका सही है। फर्स्ट, ए हेल्थ इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू वर्कर्स इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव डिवाइडेड बाय द रेट पर आवर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हेल्थ इंसेंटिव प्लान है उसमें जो
आपको टाइम दिया गया है उसका 50% जो टाइम सेव किए हैं उसका डिवाइड कर देता है आवर्स से, वही आपको बोनस दिया जाता है। इन रोवन इंसेंटिव, रोवन भी प्लान है जानते हैं, बोनस पेड टू एम्प्लॉइज इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव्ड टू द स्टैंडर्ड टाइम। तो जितना कितना बोनस दिया जाता है जितना वो सेव करता है। इट टेलर डिफरेंट प्राइस रेट सिस्टम, ए वर्कर हुज आउटपुट एक्सीड स्टैंडर्ड आउटपुट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है उसमें जितना उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आप 10 यूनिट बनाना है, अगर 10 यूनिट से ज़्यादा बनाते हैं तो पेड 100% पीस रेट एंड ए वर्कर हुज आउटपुट फेल शॉर्ट स्टैंडर्ड पेड 50% ऑफ पीस रेट। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड ज़्यादा करेंगे तो आपको 100% बोनस मिलेगा और जो स्टैंडर्ड से कम करेगा उसको 50% कट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट द रोवन इंसेंटिव प्लान इज द बेस ऑफ ऑल अदर इंसेंटिव पेमेंट प्लान। तो रोवन का इंसेंटिव प्लान जो है सभी इंसेंटिव्स का बेस है। तो इसमें यहाँ पर जो है बी आपका सही हो जाएगा। इफ रोवन इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू एम्प्लॉइज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ द सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम, जितना स्टैंडर्ड टाइम सेव किए हैं उसी का प्रोपोर्शन में आपको बोनस मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए लीनियंसी या डिफरेंट इफेक्ट दिए गए हैं। कॉमन रेटिंग एरर्स, जब आप रेट कर रहे हो तो जिससे परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है कहीं पे, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते समय मैनेजर के द्वारा कौन कौन सी गलती हो सकती है, ओके, उसी के संबंध में ध्यान रखा गया है। लीनियंसी, हैलो एरर, स्पिल ओवर इफेक्ट, रेटर इफेक्ट। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिविटी असेसमेंट, जो सब्जेक्टिविटी असेसमेंट हो रहा है। लीनियंसी इफेक्ट का है सब्जेक्टिविटी असेसमेंट, सब्जेक्टिविटी के संबंध में लीनियंसी होती है। हैलो एरर वन एस्पेक्ट, हैलो एरर क्या है, जब मैं बताया भी था कभी, अब पूरे क्लास आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। हैलो एरर बताया था कि वन एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके ये पॉजिटिव होता है, ओके, पॉजिटिव, ये आप एक चीज़ को ध्यान में रखें और उसी आधार पर जज कर दिए। और हैलो एरर क्या होता है, सॉरी हॉर्न, हॉर्न एरर आ जाता है, हॉर्न एरर, ओके। तो क्या होता है, वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस इंटायर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी वही होता है, लेकिन ये निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, आप एक गलत को देख करके सब जज कर लिए, ओके। स्पिल ओवर, पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ओके, कि पहले क्या किए थे ये इंपॉर्टेंट, आज क्या कर रहे हैं जरूरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पास्ट परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। अरेटर, फेवरेटिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, रूढ़िवादिता, जैसे ये कॉस्ट बहुत खराब होती है, महिला बहुत अच्छा मोटिवेटेड नहीं हो पाती हैं, या बहुत अच्छा वर्क नहीं करते हैं, ये लेजी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या बहुत अच्छा फिजिकल मेहनत नहीं कर सकते, क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है, राइट। तो स्टीरियोटाइपिंग रेटर इफेक्ट है, रेटर जो रेट कर रहा है उसका इफेक्ट हो सकता है, ओके। ये सेम है मैचिंग, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच बिलीव इन स्टेट intervention via legislation and creation of industrial tribunals and supporting management in interest rather than ensuring balance between the competing groups। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन है, आईआर का कॉन्सेप्ट है, आईआर में जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर के बीच जो भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो मार्क्स ने बताया, ओके, कार्ल मार्क्स ने, कि देखिए इसके लिए आप क्या करिए कि यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल बनाइए, ओके, और लेजिस्लेशन बनाइए, नियम विधायिका लाइए। तो आप नियम कानून से इंटरवेंट करके आप ये कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, विधायक बना के, क्रिएशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल बना करके, अधिकरण, ये दोनों को बना करके आप जो डिस्प्यूट से उसको रोक सकते हैं, राइट। तो इसलिए मार्क्सिस्ट अप्रोच आपका। व्हाट इज द टर्म क्वाइंट द सिस्टम कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट आइदर फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल, मीन्स या तो फॉर्मल है या तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है। बाय ह्यूज वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन आर केप्ट इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मल तरीके से रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अबाउट अफेयर्स अंडरटेकिंग एंड थ्रू व्हिच यूर एक्सप्रेस द ओपिनियन एंड कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सीधी सी बात है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस परिकल्पना में या किस थिंकिंग में, किस अप्रोच में जो वर्कर हैं उनकी भी डिसीजन मेकिंग में रखा जाता है, कंट्रीब्यूट कराया जाता है, ओके। तो जानते हैं पार्टिसिपेटरी से रिलेटेड आंसर सही होगा। यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, नो, एम्पावरमेंट, वर्कर पार्टिसिपेट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो वर्कर का पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, तो ये आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस। तो यहाँ प्रोक्योरमेंट क्या हो जाएगा, इंडक्शन, ओके, डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंटीग्रेशन का
इंटीग्रेशन का, डिसिप्लिन और मेंटेनेंस का, पर्सनल रिसर्च, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। देखिए ये वैसे पूछा गया है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सब चीज़ों में। देखिए जिसमें मैं ज़्यादा ना बोलूँ ना उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इस बात को ध्यान रखे रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा, जिस टॉपिक में ज़्यादा बोल रहा हूँ समझिए कि उसको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि वो रिपीट होगा, वो रियल में कॉमर्स है, वो रियल में सब्जेक्ट से है, रियल में सिलेबस से आया है और वो रिपीट आ सकता है। और जो ऐसे अचानक आ गया है तो वो दोबारा नहीं आना है। ओके, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। तो इसलिए जो सिलेबस में दिया है उस सिलेबस से रिलेटेड कोई चीज़ आ रहा है तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि वो 40-50 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, आपका हो जाएगा। Where is the popular term used for type of option foreign exchange market? ऑप्शन फॉरेन करते हैं, provide the holders the right purchase or sell currency at the most favorable exchange rate relied over life the options। यहाँ पूछा जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज में जो ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जानते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन प्रयोग करेंगे। ओके, ये पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन परचेज किए हैं उस परचेज को परचेज ऑप्शन के लाइफ में, जैसे मान लीजिए कि जनवरी तक है पूरा टाइम ऑप्शन का, तो जनवरी 30 तक कभी भी आपको फेवरेबल जब आ जाएगा, एक्सचेंज रेट इज ओवर, ओके फेवरेबल, तो कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड वर्जन ऑप्शन, प्रेफरेंस ऑप्शन, बास्केट ऑप्शन, ये लुक बैक ऑप्शन। ओके, लुक बैक ऑप्शन मतलब पॉपुलर नाम है, राइट। और वैसे तो ऑप्शन है ही, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड पॉपुलरली फॉर द सिचुएशन व्हेन स्पेकुलेटर बीइंग डोमिनेंट इन द मार्केट? कौन से स्पेकुलेटर जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को? एक्सपेक्ट ड्रॉप इन द वैल्यू, मतलब कि वैल्यू गिरेगी, पार्टिकुलरली करेंसी एंड ही बिगन सेलिंग इट फॉरवर्ड, और वैल्यू गिरेगी और हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, राइट। ये कौन से होते हैं? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी इफेक्ट, रिलेटिव वर्जन इफेक्ट, ये बैंडवैगन इफेक्ट कहा जाता है, राइट। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन पॉइंट ये है कि ऐसा कोई कौन सा फॉरवर्ड मार्केट में वर्क करने वाला है जो कि भविष्य में सोच रहा है कि मार्केट गिरेगी और हम उसको सेल कर देंगे, राइट। तो इसको कहा था बैंडवैगन इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, द maastricht treaty signed February 1992 renamed यूरोपियन कम्युनिटी टू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यहाँ क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी नहीं है, यूरोपियन यूनियन में हो गया। ओके, इसलिए गलत हो जाएगा। The main objective of the formation of Asian Free Trade Area 1993 was sought the restriction on the movement of professional in the region in helping poor countries। जो helping है उनके लिए किया गया ताकि फ्री ट्रेड एरिया हो सके, राइट। The SAARC as regional groups scheme and 6 South Asian countries, the 6 नहीं है, ओके। The European Union include European Monetary Union was the biggest and most important regional इंटीग्रेटिव स्कीम। तो ये इंटीग्रेटिव स्कीम क्या है? ओके, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन वाज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल इंटीग्रेटिव स्कीम। तो इंटीग्रेटिव स्कीम है ये। द सार्क जानते हैं, गलत हो जाएगा इससे। फिर इस सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट रीजन एंड हेल्पिंग पुअर कंट्रीज, पुअर कंट्रीज का कोई मतलब नहीं, इसलिए ये सब गलत हो जा रहा है। तो यहाँ इंटरनल, ओके, जैसे ये है ना, ये यहाँ पर होना चाहिए था यूरोपियन यूनियन, राइट। ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, ट्रेड डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन फोर्सेज, राइट। ट्रेड क्रिएशन क्या है? देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कब होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कब होगा? ये होगा ट्रेड डाइवर्जन के समय। ओके, जब ट्रेड डाइवर्जन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगता है, राइट। बिकम एक्टिव व्हेन मेंबर कंट्री डज नॉट ऑगमेंट एक्सपोर्ट बाय सिंपली शिफ्ट इन इंपोर्ट्स फ्रॉम लो कॉस्ट सोर्स ऑफ हाई कॉस्ट सोर्स। तो कब शिफ्ट लो कॉस्ट है हाई कॉस्ट की शिफ्ट हो जाती है? तो ये हो जाएगा आपका पोलराइजेशन फोर्सेज में। जब ध्रुवीकरण हो जाता है तब ये लो कॉस्ट को हाई कॉस्ट में शिफ्ट हो जाती है, राइट। शिफ्टिंग द लोकस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाई कॉस्ट टू लो कॉस्ट सेंटर विद इन यूनियन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रेड क्रिएशन। तो शिफ्ट हो रहा है लोकस, आपका जो क्षेत्र है, ओके, प्रोडक्शन फ्रॉम हाई कॉस्ट टू लो कॉस्ट सेंटर, तो ये हो जाएगा ट्रेड क्रिएशन। और लास्ट में कोड गुड्स produced in third country entering a free trade area through member country having lower tariff। lower tariff द्वारा क्या होता है? तो ये होता है ट्रेड डिफ्लेक्शन, राइट। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, what the situation referred to as amongst the following when intra-region trade is duty free but there is a variation in tariff structure import from the third party। तो ये क्या है? फ्री ट्रेड है, राइट।
अब एक एक करके समझ लीजिए, मैं वैसे बताया भी हूँ, लेकिन एक एक करके समझ लीजिए। देखिए पहले स्टेप समझिए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पे क्या होगा, यही होगा, इससे प्रेफरेंशियल ट्रेड होगा, तो प्रेफरेंशियल नहीं दिया तो छोड़ दीजिए, फ्री ट्रेड। ओके, फ्री ट्रेड के बाद जो होगा वो होगा कॉमन मार्केट, दूसरा। ओके, कॉमन के बाद क्या होगा, तीसरा कस्टम, और ये होगा चौथा। तो कॉमन मीन्स क्या होता है कि तीसरे से, इसमें फ्री ट्रेड मीन्स क्या होगा, आपस में हम करेंगे, इंट्रा ट्रेड दिया ना, इंट्रा रीजन, ओके, आपस में। और यहाँ पर कॉमन में क्या होगा, इंटर रीजन। ओके, जब जिस 10 लोग मिल गए कंट्री वाले, तो कोई दूसरे कंट्री से लेन देन करेंगे तो 200 जो रखें टैरिफ वही रखेंगे, ये हो जाएगा कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट टाइप से हो जाएगा। कस्टम यूनियन क्या है, कस्टम यूनियन मीन्स कि जो भी प्रशुल्क लगाएंगे अनदर कंट्री से वो सामान्य होगा। और इकोनॉमिक यूनियन मीन्स कि जो भी वहाँ की पॉलिसी बनेगी, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, वो भी सब आप ध्यान रखेंगे किसके अनुसार बन रहा है, हम उसमें सहयोग करें, मतलब सब कंट्री जो मिल के करेंगे, इकोनॉमिक यूनियन में रहेंगे, वो मिल के करेंगे। तो इस तरह से आप एक स्टेप बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे कॉमन है तो कॉमन फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है, राइट। यहाँ पर कस्टम यूनियन है तो फ्री फ्लो ऑफ और चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगता है, राइट। Which of the following statement is not correct relating to comparison FDI with trade? FDI में क्या होता है, only one market can better was served with the differential product। तो क्या वन मार्केट मिलता है FDI के लिए? नहीं, FDI किसी भी कंपनी के लिए किया जा सकता है। FDI के बताया था कि FI और FDI में क्या अंतर है। ओके, जब 10% से नीचे होता है FI और 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगे तो FDI। सिंपल और तरीके होते हैं, लेकिन ये सिंपल जानने के लिए है। FDI ओवरकम टैरिफ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेड। तो FDI ओवरकम टैरिफ होता है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेड कम रहता है। इट रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क थ्रू ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। इट क्रिएट हार्मोनस पोलिटिकल रिलेशन, और ये हार्मनी क्रिएट करता है सभी पॉलिटिकल रिलेशन में। तो ओके, तो यहाँ इसका 67 का 1 हो जाएगा। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ओनली वन मार्केट के लिए नहीं होता, आप किसी मार्केट में लगा सकते हैं, राइट, इसलिए। नेक्स्ट है, अब जैसे ये है क्वेश्चन, अब जो ये नहीं बताएगा समझ कितनी दुख की बात है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ। ओके, इथनोसेंट्रिक अपना रूल लागू करेंगे हर जगह, दूसरे से मतलब ही नहीं है। पॉलीसेंट्रिक दूसरे का यूज करेंगे, दूसरे के अनुसार पॉलिसी बनाएंगे। और जियोसेंट्रिक अपना दूसरा दोनों को मिलकर बनाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए, मेंटेन ए बैलेंस इन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। होम एंड होस्ट करेंगे जियोसेंट्रिक। सेल्डन डिस्टिंग बिटवीन डोमेस्टिक ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज। ओके, फ्लो ए होस्ट मार्केट पॉलिसी, तो होस्ट मार्केट में ये कर लेंगे, इसमें ये कर लेंगे, राइट। इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। ओके, तो बस जो मैं कंक्लूजन बोल रहा हूँ उसी कंक्लूजन का ध्यान रखिए। इथनोसेंट्रिक फर्म्स कौन सी होती हैं, जो अपनी रणनीति, जो इंडिया की कंपनी होगी तो पृथ्वी पर कहीं भी सेल करेगी तो अपनी रणनीति यूज करेगी। ओके, वो अमेरिका की रणनीति यूज नहीं करेगी, जापान की रणनीति यूज नहीं करेगी, जहाँ सेल कर रही उसकी रणनीति यूज नहीं करेगी। पॉलीसेंट्रिक में क्या करेगी, वहीं की यूज करेगी। ओके, कोशिश करेगी उसी के यूज करें, राइट। और जियो सेंट्रिक में होगी अपना और उसका दोनों का यूज करेगा। इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 10 lakhs and was put up to use in scientific research. After 1 year research, equipment was brought into another business. This is for the changing depreciation block of assets क्या होगा, नील होगा। अगर आप ट्रांसफर करते हैं 10 लाख की तो ये वैल्यू नील हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, इट एस engaged in the business of growing a manufacturing tea in India. Manufacturing agriculture income is that shall be। मैन्युफैक्चरिंग देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम 60% हो जाएगी, राइट। और नॉन एग्रीकल्चर में कितना हो जाएगी, 40%। हमेशा ध्यान रखना है, यह एग्रीकल्चर कभी कोई नॉन लिख दिया जाता है, इसी में ढूंढ रहा था, तो ये ध्यान रख रहिएगा, इसमें ट्विस्ट किया सकता है क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट। टैक्स इज एन इंडिविजुअल एसेसी, ही पे मंथली रेंट 10,000 पर मंथ, ही कैन नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता है। ऑन सैलरी टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19, तो निश्चित रूप से सैलरी पारा 192 के अनुसार TDS देता है। नो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स रिस्पेक्ट इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी इशूड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी। अब देखिए यहाँ पर
उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है कि नो टीडीएस यदि करने का प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान नहीं कर सकता, मतलब उस समय कर सकता था। ओके, तो जिस दिन नो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स मीन उस नो टीडीएस कर सकती है कौन, सिक्योरिटी पे कोई डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी टीडीएस नहीं कर सकती, इसका मतलब ये। लेकिन नेक्स्ट है बैंक विल डिडक्ट एट 10% बैंक डिपॉजिट यदि 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, ये आज भी रूल है, ये दोनों आज भी रूल है। इसको बस एक ध्यान रखना है, ये भी सही हो गया है। मीन्स अब ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन नो वाला जो है ना हट गया है, राइट। अब नहीं काट सकते, नो ही काटना है, मतलब ऐसे समझिए, कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले कंपनी जो, जब ये क्वेश्चन 2017 में आया था तो उस समय तक जो भारतीय कंपनी होती थी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो डिविडेंड पर टैक्स काट लेती थी। ओके, तो जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था वो टैक्स फ्री होता था, राइट। बट प्रेजेंट टाइम में कंपनी डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देती है। शेयर होल्डर जब आईटीआर सबमिट करता है तो उस आईटीआर में उसको दिखाना पड़ता है कि हमारा जो इनकम है वो डिविडेंड से इतना रुपया है। तो यदि उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस पर टैक्स देता है, यदि टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होती है तो टैक्स नहीं देती। जैसे मैं कंपनी में लगाता हूँ, मेरा भी टैक्सेबल लिमिट नहीं पहुँचता है, ओके, कैसे भी डिडक्शन करके ले लिया जाता है, तो मेरा जो भी शेयर होल्डर से जो भी मिलता है डिविडेंड वो सब टैक्स फ्री होता है। तो सिंपल से ये समझना है। तो पहले ऐसा नहीं था इसलिए ये सही हो रहा था, अब नहीं सही होगा ये ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है एक्स डोनेट 20,000 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाइंग अमाउंट वाला है, ओके, पहले समझिए, और ये 50% वाला है, राइट। इसका मतलब इसका 10,000 मिलेगा है उनको, पहली बात। व्हिच इज एलिजिबल डिडक्शन अंडर एटीजी, डोनेशन के लिए है, जानते हैं एटीजी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1,50,000, 1,50,000 टोटल इनकम है। ओके, हाउ मच डिडक्ट ही कैम एटीजी, एटीजी तो यहाँ पर रूल क्या है, पहले क्वालिफाइंग अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10% डिवाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 15,000। ओके, अब क्या होना है 50%, इसका 50% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये जो डिडक्शन है वो 50% में आ रहा है। ओके, तो इसका 50% कितना होगा 7,500। तो जो 20,000 डोनेशन भले ही दे रहा है लेकिन उसको कितना मिलेगा 7,500 की डोनेशन रिलीफ मिलेगा, राइट। ये ध्यान रख रहिएगा। AX is employed in a private company at salary 70,000 per month and 10,000 per month as dearness pay. He received 2,000 per month as house rent allowance. He paid 25% per house rent. What is the exemption portion of the ground allowance? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसका सिंपल से ऐसे समझना है कि 2,000 है, ये मिल रहा है, रिसिप्ट कितना कर रहा है 2,000, पेड कर रहा है 2,500, और मिनिमम जो होता है ना वो 5,000 होता ही है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जब डिडक्शन देखेंगे तो उसमें 5,000 रहता है, तो दोनों कम है, इसे नील हो जा रहा है, राइट। कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल से, क्योंकि 2,000 पा रहा है, 2,500 भुगतान कर रहा है, 5,000 तक फ्री है, तो क्या टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो सिंपल सब कर सकते थे। नेक्स्ट, सरचार्ज इज पेबल इन इंडिविजुअल वेयर टोटल इनकम एक्सीड कितना है। देखिए ऑप्शन जो आप लोग देखे होंगे उसमें 1 करोड़ होगा, इससे मतलब नहीं 50 लाख से है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 50 लाख टू 1 करोड़ कितना परसेंट है 10%। ओके, 1 करोड़ टू 2 करोड़ कितना परसेंट है 15%। 2 करोड़ टू 5 करोड़ कितना है 25%। और 5 करोड़ से एवं कितना है 37%। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये देखा तो इनकम बजाता है लेकिन लगता किस पर है, टैक्स पर। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। जैसे सरचार्ज जो लगता है, सरचार्ज सुने होंगे 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सुने होंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो किस पर लगता है, टैक्स पे। जितना टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर लगेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखे रहिएगा कि टैक्स सरचार्ज के बाद ये लगता है। जैसे जो पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा क्लियरली हो जाए। जैसे मान लीजिए कि टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई, टोटल टैक्स लायबिलिटी मान लीजिए आ गई 20,000 रुपये, इसी से लेते हैं 20,000 रुपये। अब क्या करना है, सरचार्ज भी मान लीजिए कैलकुलेट करना है। इतना तो नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा टैक्स आएगा, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल।
तो पहले सरचार्ज लगाएं कि एजुकेशन से, तो पहले आपको सरचार्ज लगाना होगा। ओके, सरचार्ज जो भी इनकम होगा उसके अनुसार सरचार्ज लगाएंगे। आफ्टर दैट मान लीजिए कि 1000 रुपये सरचार्ज लग गया, 21,000 हो गया। ओके, टैक्स लायबिलिटी। अब 21,000 पे क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, तो 4% इसका आप क्या करेंगे, 64 कितना हो जाएगा, 4% आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। जो आएगा ये टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। ये क्या है, सेस है, सरचार्ज है, सॉरी ये क्या है, सेस है। इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, फिर सरचार्ज होता है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। तो ये परफॉर्मेंस थोड़ा याद रखिएगा ताकि नेक्स्ट में कुछ चीज़ें इस पर बने, आप थोड़ा सा माइंड सेटअप कर पाइए, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। ए पर्सन मे नॉट हैव एसेसेबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी। एक पर्सन के लिए एसेसेबल इनकम नहीं हो सकती है जब तक वो एसएससी है। ओके, इट सम केस, कुछ कंडीशन में द असेसमेंट ईयर द प्रीवियस ईयर द सेम, तो हो सकता है जैसे उसकी डेथ हो जाए, वो अमेरिका छोड़ के भाग रहा है, कहीं पे जा रहा है, या उसका कोई भी मान लीजिए व्यवसाय बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसी साल उसको देना पड़ता है, राइट। एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट एसएससी, ये भी सही है। सरचार्ज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड टोटल इनकम, देखिए आना गया। अब देखिए कितना सौभाग्य की बात है, जो मैं बताया वही आ गया, जबकि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ये क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं था, ये पूरा पेपर अभी आ गया, समझ रहे हैं। तो आप सोचिए कि आ गया है। यही देखिए सुनने का बताने का फायदा है, बताना कि टोटल पर नहीं होता है, ये किस पे होता है, टोटल टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए था, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ओके, वो भी टैक्स लायबिलिटी किस पे, एजुकेशन से पहले वाले टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो देखिए कितना इजी है। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को, आई होप कि क्लियर कुछ कॉन्सेप्ट हुए होंगे। धीरे धीरे मैं बताया था ना, धीरे धीरे आप क्लास में बने रहिए। अभी तो आधे भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुए हैं, जब धीरे धीरे चीज़ें हम लोग 24 तक पहुँचेंगे, ओके, तो हम लोग बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग क्लास में बने रहिए। यदि हमारी मेहनत, हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि इस बात को एक लाइन याद रखिए, जो पर्सनल मुझे जान रहे हैं जान भी रहे हैं, जो मुझे नहीं जाना है वो जानते रहिए कि मेरा ये काम इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इसमें मॉनेटरी या कुछ इकोनॉमिक चाहिए। एक होता है पैसन के लिए काम करना, ओके, तो ये मेरा पैसन के लिए काम है, क्योंकि मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं क्यों इसमें चाहूँगा कि मॉनेटरी हो, क्योंकि मेरा काम ये है कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जो मेरी अनुभव है उसमें कुछ लोगों का हेल्प हो पाए। ओके, क्योंकि मुझे इसमें इनकम चाहिए ना, मुझे बहुत रास्ते हैं, वो चाहे कॉपी वैल्यूएशन की, पेपर बनाने की, वो चाहे सैलरी है, चाहे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, बहुत कुछ हमारे पास ऑप्शन है। अगर पैसा कमाना होता तो इससे बेहतर हम शेयर मार्केट 2017-18 से शेयर मार्केट कर रहा हूँ मैं, उसमें वीडियो बनाता बहुत अच्छा इनकम होती कि नहीं, आप खुद सोचिए। उसमें कुछ वीडियो बनाया भी हूँ, तो आप सोच लीजिए। तो इसलिए इसको मत सोचिएगा कि ये चैनल मैं मोनेटाइज करने वाला हूँ, कभी भी इसको मैं कभी नहीं करूँगा आजीवन। इस बात को एकदम याद रखिए, क्योंकि ये मेरे नाम से चैनल है और इसको मोनेटाइज मैं नहीं कर सकता कभी भी, जो कि जानते हैं एलिजिबिलिटी मेरी पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर जिस दिन करने का मूड आएगा तो दूसरा चैनल ओपन कर लेंगे, उसको करेंगे जिसमें शेयर और मार्केट वीडियो डालेंगे जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प करिए। ओके, तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो शेयर करिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।